रामसर साइट्स को हम लोग 2 सेक्शंस में कवर करेंगे। पहला सेक्शन रहेगा रामसर साइट्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, रामसर कन्वेंशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, उनका उसका इंट्रोडक्शन, उसका डेवलपमेंट क्या हुआ, रामसर कन्वेंशन में क्या-क्या चीज़ें हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा जो सेक्शन हमारा रहेगा मैपिंग करने का रहेगा, जहाँ पे हम लोग रामसर साइट जो हमारे इंडिया में है कौन-कौन सी है वो हमें देखनी है, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में जानने के लिए कि इसका डेवलपमेंट आखिर हुआ किस तरीके से। अब कहानी शुरू होती है यूरोप से। यूरोप में क्या हो रहा था, 1750s के बाद जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा था पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ ही कर रही थी। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो लैंड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी और वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। अब यूरोप में हम जानते हैं कि उनका एरिया जो है कंपैरेटिवली किसी और भी कंट्री से काफ़ी ज़्यादा छोटा है, और वहाँ पे छोटी-छोटी कंट्रीज़ हैं काफ़ी सारी, ठीक है? यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं। अब वहाँ पे क्या हो रहा था, जब उनको एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट हुई क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर रही थी, उसकी वजह से उन्हें जो है लैंड रिक्वायर्ड थी एग्रीकल्चर करने के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो लोग वेटलैंड्स को जो है यूज़ करने लगे, उसको ड्राई अप करने लगे। वहाँ से पानी निकाल करके जो है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने लगे, जिसकी वजह से टाइम के साथ क्या हुआ, 1960s आते-आते तक मोस्ट वेटलैंड्स जो थे वो ड्राई अप हो गए, ठीक है? सूखे हो गए, क्योंकि वहाँ पे अब एग्रीकल्चर हो रहा है उस ज़मीन पे। अब इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि वेटलैंड्स जो हैं वो बहुत ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम कुछ लोगों ने मिल करके एक प्रोजेक्ट मार स्टार्ट किया, ठीक है? इस इशू को एड्रेस करने के लिए कि हम किस तरीके से जो है ये जो वेटलैंड्स जो ड्राई हुए हैं इनको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। और ये जो मार प्रोजेक्ट है इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये वर्ड जो मार्शेस हैं जो एक तरह के वेटलैंड होते हैं वहाँ से लिया गया है, मार वर्ड, ठीक है? अब इसको स्टार्ट किया जाता है 1960 में इस प्रोजेक्ट को। 2 साल बाद क्या होता है कि जब ये यूरोप में सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो प्रोजेक्ट मार था ये यूरोप सेंट्रिक था कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वेटलैंड्स को लेकर के उनको एड्रेस करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो ये प्रोजेक्ट मार में डिस्कस होते थे। अब 1962 में क्या होता है कि जो मार कॉन्फ्रेंस हो रही होती है तो वहाँ पे ये कहा जाता है कि सिर्फ यहाँ पे यूरोप में काम करने से नहीं होगा, हमें एक इंटरनेशनल ट्रीटी चाहिए वेटलैंड्स के लिए, जो कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हों, वो वेटलैंड। तो वो हमें जो है हेल्प करने में पूरे इकोलॉजिकल बैलेंस में ओवरऑल जो हमारे अर्थ पे है वो हेल्प करेंगे। अब जब ये सारी बातें होती हैं तो फिर कहा जाता है कि ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं कि 1963 से 1970 तक एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर करते हैं, ठीक है? एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर होता है जो कि इन 7 सालों में फ्रेमवर्क प्रिपेयर होता है। जो ये ट्रीटी होने वाली है वो ट्रीटी में क्या चीज़ें होंगी, किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग बनाएँगे, क्या-क्या चीज़ें फॉलो करनी होंगी। अगर हमें किसी साइट को डेज़िग्नेट करना है एक वेटलैंड की तरह, तो हम उसे क्या पैरामीटर्स पे डेज़िग्नेट करेंगे, ठीक है? फंडिंग किस तरीके से होगी, उन सारी चीज़ों को हम लोग कैसे एक्शन में लेकर के आएँगे, जो कंज़र्वेशन पूरा प्रोसेस है वेटलैंड्स को, उस तरीकों को कैसे करेंगे हम लोग, उसका एक फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया गया 7 साल में 1963 टू 1970, ठीक है? अब 1971 1971 में क्या होता है, एक कॉन्फ्रेंस होती है, कहाँ पे? रामसर होती है। अब ये सारे फ्रेमवर्क हो गया है, अब इस फ्रेमवर्क को डिस्कस करने के लिए सारी चीज़ों को फाइनलाइज़ करने के लिए कॉन्फ्रेंस की जाती है, जो कि होती है रामसर में, एक सिटी है जो कि ईरान में है। अब इस रामसर सिटी की वजह से इस कॉन्फ्रेंस और इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन पड़ता है, और यहाँ पे 18 देश रहते हैं, और यहाँ पे वो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हमें इसे एक कन्वेंशन में जो है कन्वर्ट कर देना चाहिए। अब ये जब हो जाता है कन्वर्जन, और जब डिसीजन हो जाता है, फाइनलाइज हो जाता है पूरा डॉक्यूमेंट, फिर क्या होता है कि 1974 में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट कंट्री बनती है जो इस कन्वेंशन को साइन अप करती है 1974 में। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया की एक पहली वेटलैंड साइट जो है, वर्ल्ड की पहली वेटलैंड साइट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में डिक्लेयर की जाती है 1974 में ही, जिसका नाम है कूबर्ग पेनिनसुला, ठीक है? ये फर्स्ट रामसर साइट होती है इस कन्वेंशन के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है, 1975 में ये कन्वेंशन जो है फोर्स में आता है, लागू हो जाता है, और इसका जो कर्ता धर्ता कहा जाए वो यूनेस्को को बनाया जाता है कि यूनेस्को इसको हैंडल करेगा, ठीक है? साथ ही साथ वहाँ पे 6 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो इसको रामसर साइट्स को फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट करने में वो हेल्प करते हैं। उन 6 के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है?
फिर 1981 में क्या होता है इंडिया के रिस्पेक्ट में, इंडिया पार्टी बन जाता है, इसका कन्वेंशन को साइन कर देता है 1981 में, रामसर कन्वेंशन को, और इंडिया की 2 साइट्स चिलिका लेक और केवलादेव नेशनल पार्क को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो 1981 में हमारे यहाँ ये 2 साइट्स जो है डिक्लेयर की गई। चिलिका लेक जो है हमारे उड़ीसा में, केवलादेव नेशनल पार्क जो है ये हमारे राजस्थान में। ये तो अभी हम लोग बात कर रहे थे डेवलपमेंट की कि किस तरीके से रामसर कन्वेंशन जो है वो डेवलप हुआ है। और ये जो रामसर नाम है, ये इसका नाम जो है ईरान में एक सिटी है उसके नाम पे है, जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पे ये फाइनलाइज किया गया था वो डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट? ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी ऑफ वेटलैंड्स हमें बनानी थी, जो मार कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने डिसाइड किया था, उसको लेकर के। ठीक है, अब ये तो डेवलपमेंट की बात हो गई। अब हमें बात करना है इसके कुछ बारे में, इस कन्वेंशन के बारे में हमें जानना है। ठीक है, पहले तो इस कन्वेंशन में 3 पिलर हैं। ठीक है, पहला पिलर है कि वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड का करना है। ठीक है, हमें उनको एक्सप्लॉइट इस तरीके से नहीं करना है कि वो एकदम से डिग्रेड हो जाएं और उनका कभी यूज़ ना हो पाए, क्योंकि फिर इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं बन पाएगा। अब वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड करना है, ये पहला पिलर है। दूसरा है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो वेटलैंड्स हैं, जिनका काफ़ी बड़ा रोल है ग्लोबली, उनको हम उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन होगा उनको कंजर्व करने में, उनको जो है मेंटेन करने में, कि वो उसी तरीके से काम करते रहें जैसे वो अभी तक काम करते आए हैं। ठीक है, अब वेटलैंड की एक डेफिनेशन है जो कि रामसर कन्वेंशन के हिसाब से है, वो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि वो एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे जो पिलर 1 है, जहाँ पे हम लोगों ने बात किया वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि अगर किसी ने अगर इसको फॉलो नहीं किया तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई पनिशमेंट मिलेगी या पेनल्टी देनी पड़ेगी। ओके, फिर हम लोग बात कर लेते हैं वेटलैंड की। अब इसकी जो डेफिनेशन है एज पर रामसर कन्वेंशन, कहा जाता है कि रामसर कन्वेंशन में कि एरियाज जो हैं, जो मार्श के हैं, पेन के हैं, पीटलैंड हैं, ये वर्ड्स आप याद रखेंगे जो अंडरलाइंड है। वो कोई वाटर बॉडी है, या तो वो नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, उससे मतलब नहीं है, टेम्परेरी हो, परमानेंट हो, उससे भी मतलब नहीं है, स्टैटिक हो, फ्लोइंग हो, उससे भी मतलब नहीं है, फ्रेश हो, चाहे ब्रैकिश हो, चाहे सॉल्ट हो, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मरीन वाटर, ये सब वेटलैंड कहलाएंगे। सब में जहाँ जहाँ पानी इन्वॉल्व है, वाटर इन्वॉल्व है, वो वेटलैंड्स कहलाएंगे। और जहाँ पे मरीन वाटर की बात है, तो वहाँ पे जो लो टाइड लेवल है वो 6 मीटर से अगर कम का है, तब उसे जो है उस एरिया को जो है इंक्लूड किया जाएगा वेटलैंड में। ठीक है, वेटलैंड की डिफिनीशन में ये एरिया तब आएगा जब यहाँ का लो टाइड लेवल जो है 6 मीटर का रहेगा। और बाकी सारी चीज़ें ईजी हैं, ये बाकी सारी चीज़ें टेक्निकल नहीं है। ये टर्म्स है मार्श, फेन, पीटलैंड, वाटर नेचुरल हो, आर्टिफिशियल हो, टेम्परेरी, परमानेंट हो, स्टैटिक, फ्लोइंग, फ्रेश, ब्रैकिश वाटर हो, सॉल्ट वाटर हो, वो सब वेटलैंड की डेफिनेशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया वेटलैंड की डेफिनेशन में क्या क्या आ जाएंगे। फिर उसके बाद उनका जो डेजिग्नेशन का प्रोसेस है वो डिफरेंट प्रोसेस है, किस तरीके से उनको सेलेक्ट किया जाएगा कि इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के इनमें भी कौन कौन से हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के बारे में हो रही। ठीक है, अब 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, इसके पार्टनर हैं, वो इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। पहला है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, दूसरा है IUCN, फिर है वेटलैंड इंटरनेशनल, फिर है वर्ल्ड वाइड फंड, फिर है इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, और फिर 6th है वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट। अब यहाँ पे आपको एक वर्ड ध्यान देना है, वाइल्ड फाउल जो दिया हुआ है। ये जो रामसर कन्वेंशन है, ये खास तौर से वाइल्ड फाउल के लिए बनाया गया था। वाइल्ड फाउल कहें हम, या वाटर फाउल कहा भी जाता है इसे। अब ये क्या होता है, ये एक बर्ड की स्पीशीज़ हैं, मतलब वो बर्ड्स, अगर सिंपल भाषा में कहें, जो पानी के आसपास रहती हैं, या पानी में उनका जो हैबिटेट है वो वाटर के आसपास कहीं रहता है। ठीक है, तो वो वाटर फाउल्स कहलाते हैं, वो बर्ड्स जो पानी के इर्द गिर्द या आसपास रहती हैं। तो खास तौर से उनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए कहा जाता है कि जो वेटलैंड्स हैं, जहाँ पे चिड़िया और जो बर्ड्स हैं, जो बर्ड्स की स्पीशीज़ जो रिसाइड करती हैं या वहाँ फ्रीक्वेंट करती हैं या माइग्रेट करती हैं, तो उन वेटलैंड्स को खास तौर से हमें प्रोटेक्ट करना है। बाकी सबको भी करना है, लेकिन उनको खास तौर से करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट है वाइल्ड फाउल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ये भी इस 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्टनर है। ठीक है, अब इस चीज़ को याद रखने के लिए आप इस तरीके से कुछ याद रख सकते हैं कि IUCN जो है ये एक रेड लिस्ट तैयार करता है। रेड लिस्ट हमें पता है कौन कौन सी है, जिसमें हम एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और वल्नरेबल, एक्सटेंट, नियरली एक्सटेंट, ये सारी जो लिस्ट है, ये जो IUCN प्रिपेयर करता है,
तो आप ये समझ सकते हैं IUCN कहीं ना कहीं वो बर्ड्स की वो लिस्ट प्रिपेयर करता होगा, कौन कौन सी वो जो स्पीशीज़ हैं जो एक्सटिंक्ट हैं या उनकी जो कैटेगरी है वो डिसाइड करता है। अब इसके बाद क्या होता होगा कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी साथ ही साथ में इन सब मिल के काम करते हैं। ये सिर्फ मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में IUCN की तरह ही काम करता होगा। फिर क्या होता है कि वेटलैंड इंटरनेशनल ये बताता होगा कि कौन से एरिया में ये जो बर्ड्स हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इंडेंजर जिनको हमें सेव करना है, उनके कौन से वेटलैंड एरिया को हम लोग सेव कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है फंड्स प्रोवाइड करेगा, साथ ही साथ वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट ये एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड कर सकता है, और इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ये बता सकता है कि हम किस तरीके से उन वेटलैंड को बचा सकते हैं कि जो इकोसिस्टम है वो पूरा सेव्ड रहे, ठीक है, कंजर्व रहे। अब यहाँ पे हम थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव काम के बारे में इनकी बात कर लेते हैं। ये जब रामसर कन्वेंशन जब कोई भी प्लान बनता है तो एक 6 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान बनता है। अभी चौथा स्ट्रेटेजिक प्लान चल रहा है जो 2016 से 2024 तक चलेगा। रामसर कन्वेंशन, RC का मतलब यहाँ रामसर कन्वेंशन है। रामसर कन्वेंशन में स्टैंडिंग कमेटी होती है जहाँ पे 18 मेंबर होते हैं, 18 मेंबर नेशंस होते हैं। जो स्टैंडिंग कमेटी रहती है वो अगले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP जो होती है, कोई भी COP हो सकती है। COP में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का मतलब होता है कुछ नेशंस का टुगेदर आकर के जो है कुछ डिस्कशन करना। तो इसी तरीके से आप UNFCCC में पढ़ेंगे, UNCCD में भी पढ़ेंगे, तो वहाँ भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज अलग अलग होती हैं। इसी तरीके से रामसर कन्वेंशन का भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है कि भाई कितना काम हुआ, किस तरीके से अभी हमें आगे काम करना है, और किस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं, क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, फंड कहाँ से आएगा। ये सारे जो डिस्कशन है ये हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ डिस्कस करते हैं। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है एक बार अगर होती है उसके अगले बार तक होने में 18 मेंबर्स जो हैं एक बार रहते हैं, फिर अगली बार वो चेंज होते हैं, इलेक्ट होते हैं एक बार के लिए, एक टर्म के लिए COP के, ठीक है। और ये जो 6 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान वो लोग बनाते हैं। फिर अब यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है रामसर कन्वेंशन का जो काम होता है वो इंग्लिश, स्पेनिश और फ्रेंच होता है, ठीक है। ये 3 चीज़ याद रखेंगे। और एक ख़ास तौर से एक ये आपको ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड जो है, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड क्या है कि ये एक लिस्ट है, ठीक है, जो कि लॉन्च की गई थी 1990 में। और इस लिस्ट में डिग्रेडिंग वेटलैंड्स जो हैं, जो वेटलैंड्स जिनकी सिचुएशन ख़राब हो रही है, जो डिग्रेड कर रहे हैं ड्यू टू पॉल्यूशन या ह्यूमन एक्टिविटीज़, उनको इसमें रखा जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, उनमें ख़ास तौर से ध्यान दिया जाता है कि इनको हमें ठीक करना है, ठीक है। अब ओवरऑल मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में जो है 48 साइट्स हैं, और इंडिया से 2 साइट्स हैं इस रिकॉर्ड में। एक है केवलादेव नेशनल पार्क और दूसरा है लोकटक लेक, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब इस लिस्ट में जो ये 2 साइट्स हैं इंडिया में, केवलादेव नेशनल पार्क और लोकटक लेक, एक और साइट हुआ करती थी इंडिया से जो कि चिलिका लेक थी। चिलिका लेक पहले हमें पता है 1981 में इसे रामसर साइट का डेजिग्नेशन मिल गया था, बट वो मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में डाल दी गई थी क्योंकि वो डिग्रेड हो रही थी। फिर क्या हुआ कि 2002 में वहाँ पे एक्सटेंसिव रिहेबिलिटेशन किया गया, उसको इतना अच्छे तरीके से कंजर्व किया गया, सारी चीज़ें जो डिग्रेड हो रही थी उन पे ध्यान दिया गया, उन प्रॉब्लम्स को हटाया गया है, और उसकी वजह से क्या हुआ, मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड से उस बाहर कर दिया गया चिलिका लेक को। अब चिलिका लेक जो है मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में नहीं है। और ये लिस्ट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि उस पर हम खास ध्यान दे पाएँ उन साइट्स पे जो कि डिग्रेड हो रही हैं। उसी तरीके से एक साइट इंडिया में थी जो डिग्रेड हो रही थी, उसको इस लिस्ट में रखा गया, फिर उसको रिहेबिलिटेट किया गया अच्छे से, अब वो इस लिस्ट से बाहर हो गई, ठीक है। अब ये दोनों हैं तो अब इन पे खास तौर से ध्यान दिया जाएगा कि इनको किस तरीके से हम लोग बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ फैक्ट यहाँ पे, एक फैक्ट है वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है, जिस दिन ये इन्फोर्स हुआ था रामसर कन्वेंशन 1975 में। 2 फरवरी को इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड वेटलैंड डे, और इसको डिक्लेयर किया गया था 1997 में कि अब से हम लोग जो है 2 फरवरी को हम लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट करेंगे। अब 85 रामसर साइट्स हैं इंडिया में एट प्रेजेंट, ठीक है। तो अभी टोटल 85 रामसर साइट्स हैं, और अगर बाद में कुछ आएंगी तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए जितना भी है उतना 85 तो कम से कम आप याद रख लीजिए, ठीक है। और अब हमें इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जहाँ पे हम लोग रामसर साइट्स को कवर करेंगे, कौन से स्टेट्स में कौन कौन से रामसर साइट्स हैं, ठीक है। हमेशा की तरह हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको कवर करेंगे मैपिंग को, और यहाँ पे इस बार हम लोग स्टार्ट करेंगे बिहार से, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबरिंग दी हुई है, ये उस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने जो हैं रामसर साइट्स उस स्टेट में हैं, ठीक है। अब हम लोग बिहार से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे।
अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में इस वक्त हमारे पास 3 वेटलैंड हैं, रामसर साइट्स हैं। पहला है कबरताल वेटलैंड, जिसे कंवर लेक भी कहा जाता है, नागी बर्ड सेंचुरी है और नाकटी लेक है। ठीक है, तो ये 3 जो है हमारे बिहार में, ये दोनों न्यू एडिशंस हैं, ये पहले से था। अब फिर उसके बाद हम आते हैं यूपी की तरफ। यूपी में टोटल 10 हैं और इससे सबसे ज़्यादा हैं तमिलनाडु में, वो हम देखेंगे, वहाँ पे 18 हैं। यूपी में सेकंड नंबर पे हैं, 10 हैं। ठीक है, रामसर साइट्स। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सुर सरोवर है, हैदरपुर है, सरसई नवर झील है, सांडी बर्ड सेंचुरी है, समन बर्ड सेंचुरी है, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है, समासपुर बर्ड सेंचुरी है और अपर गंगा आ, आ, जो है वेटलैंड साइट है। तो ये सारी जो रामसर वेटलैंड साइट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है, टोटल 10। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो 3 स्टेट्स का यहाँ पे हमें देखना है। उत्तराखंड में हमारे पास एक है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो है ये हमारी वेटलैंड साइट है। फिर हिमाचल प्रदेश में हमारे पास 3 है, एक है पौंग डैम, रेणुका और चंद्रताल। ये तीनों वेटलैंड साइट्स हैं जो हमारे उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में हमारे पास 2 हैं, सोकर और सोमोरिरी, ये दोनों लेक्स हैं, ये हमारी वेटलैंड साइट्स हैं लद्दाख में। फिर जम्मू एंड कश्मीर में हमारे 5 वेटलैंड साइट्स हैं, होकेसार, हाईगाम, शालबॉग, सुरिनसार, मानसार और वूलर लेक। ये 5 साइट जो हैं वेटलैंड की, वो जम्मू एंड कश्मीर में। फिर अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में टोटल 6 हैं, टोटल पंजाब में 6 वेटलैंड साइट्स हैं रामसर की। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, फिर हरीके, कांजली, केशवपुर मियानी, नांगल और रोपड़, ये सारी साइट्स जो हैं ये पंजाब में है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें सुल्तानपुर की, तो हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में हमारे पास 2 हैं। हरियाणा में एक सुल्तानपुर है और भिंडवास है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, ये दोनों वेटलैंड साइट्स हैं। फिर अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 हैं, केवला देव नेशनल पार्क, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, ये मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में भी है। दूसरा है सांभर लेक, ये राजस्थान में है। ठीक है, तो ये दोनों साइट जो हैं वो राजस्थान में। फिर उसके बाद अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में 4 साइट्स हैं, एक है खिजादिया, नाल सरोवर, होली लेक और वधावन वेटलैंड्स। ये 4 वेटलैंड जो हैं वो गुजरात में है। फिर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड है, साख्य सागर है, सिरपुर है, यशवंत सागर है और तवा वेटलैंड साइट है। ये तवा रिजर्वॉयर जो है ये लेटेस्ट है। ठीक है, फिर महाराष्ट्र में बात करें, महाराष्ट्र में 3 हैं, लोनार लेक है और नंदूर मधमेश्वर है, आने क्रीक, ये 3 जो है महाराष्ट्र में है। फिर अगर हम गोवा की बात करें तो गोवा में एक है, वो है नंद लेक। फिर अगर हम कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में 4 हैं टोटल, और पहला है रंगनाथन टिट्टू बर्ड सेंचुरी, फिर है अनकस मुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, और है फिर अघानाशिनी एस्चुरी और मगादी केयर जो है, ये हमारे 4 वेटलैंड साइड हैं जो कि कर्नाटका में। फिर केरल की बात करें तो केरल में हमारे पास 3 हैं वेटलैंड साइट्स हैं, एक है अष्टमुडी लेक है, सष्टमकोटा लेक है और वेम्बनाद कोले लेक है। ये तीनों लेक्स जो हैं हमारी वेटलैंड साइट्स हैं केरला में। फिर तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में सबसे हाईएस्ट नंबर है 18 है। ठीक है, इनको आपको ध्यान देना है। और अब अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक है पीचावरम मैनग्रोव। मैनग्रोव के ऊपर एक और हम लोग वीडियो अलग से करेंगे और सारे मैनग्रोव्स को हम कवर करेंगे। यहाँ पे जो पीचावरम मैनग्रोव है, ये एक वेटलैंड साइट डिक्लेयर्ड है अंडर रामसर कन्वेंशन। ठीक है, फिर है करिकिली बर्ड सेंचुरी, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वदावूर बर्ड सेंचुरी, फिर चित्रांगुदी बर्ड सेंचुरी, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी है, फिर है करावेती बर्ड सेंचुरी, फिर नंजरायन बर्ड सेंचुरी, कजुवेली बर्ड सेंचुरी, ये दोनों लेटेस्ट हैं। ठीक है, फिर वेम्बनूर वेटलैंड है, ये भी रामसर साइट है। फिर है हमारे पास कांजीरन कुलम है, फिर है कुंठान कुलम है, बर्ड सेंचुरी है ये भी, और ये भी बर्ड सेंचुरी है जो कि रामसर कन्वेंशन में है। पली करानाई
मार्श जो है ये भी है, सुचिंद्रम, थरूर, फिर है उदया मार्तंडपुरम, ये बर्ड सेंचुरी जो है ये भी वेटलैंड में है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसे भी एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का रामसर कन्वेंशन डिक्लेयर किया गया है। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो तमिलनाडु में है उसे भी डिक्लेयर किया गया है। लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसे भी रामसर कन्वेंशन डिक्लेयर किया गया है। ये तो हो गया हमारे टोटल 18, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश में एक है हमारे पास कोलेरू लेक, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उड़ीसा में 6 हैं टोटल। चिल्का लेक जो पहले मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में हुआ करता था 2002 में से बाहर का निकाल लिया गया वहाँ से। सतकोशिया गॉर्ज, भीतरकनिका मैनग्रोव, काम्परा लेक, हिराकुड रिजर्वॉयर और अनसुपा लेक, ये सब जो हैं 6 हैं और ये कहाँ है, उड़ीसा में है ये जो वेटलैंड्स हैं। फिर वेस्ट बंगाल में 2 हैं हमारे पास वेटलैंड, एक है सुंदरबन और ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, इन दोनों को डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, क्या रामसर साइट्स। और फिर अगर हम त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा यहाँ पे है। त्रिपुरा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक है रुद्र सागर लेक जो है ये हमारे वेटलैंड साइट है। फिर मिज़ोरम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पाला वेटलैंड है, ये रामसर साइट है। मणिपुर में लोकटक लेक जो कि मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में अभी है, एट प्रेजेंट है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें तो असम में दीपोर बिल है, ये भी एक रामसर साइट है। और अगर मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड की बात करें लोकटक लेक के अलावा एक और लेक है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे जो कि नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में जो है ये भी मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड में है, ठीक है। फिर आसाम में एक है दीपोर बिल, ठीक है। तो इससे हमारे जो है 85 जो वेटलैंड्स हैं, रामसर कन्वेंशन साइट्स हैं, वो कंप्लीट होती हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को यहीं फिनिश करते हैं हम लोग।